हेलो एवरीवन, आप सभी का इस लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने रिडक्शन मेथड अब तक कंप्लीट कर रखा है। लास्ट में हम पढ़ रहे थे इलिंगम डायग्राम और उस इलिंगम डायग्राम को अच्छे तरीके से हमने कंप्लीट किया। हमने देखा कि किस तरीके से बेटर रिड्यूसिंग एजेंट का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। इलिंगम डायग्राम में कैसे हम आखिर किसी भी डायग्राम को, किसी भी इक्वेशन को देख करके, कोई रिएक्शन को देख करके कैसे उसके डायग्राम को बनाते हैं, ये हमने देखा। लास्ट में मैं एक चीज़ बोलना भूल गया था इलिंगम डायग्राम में कि वहाँ पे लिमिटेशन था। इलिंगम डायग्राम का कुछ लिमिटेशन था। वो लिमिटेशन ये था कि वो ये तो बता देता है कि स्पॉन्टिनिटी बताता है कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा, किस डायरेक्शन में जाएगा, है ना, होगा या नहीं होगा, ये बता देता है। बट यहाँ पे उसकी लिमिटेशन ये था कि वो जो प्रोसेस होता है ना, उसकी काइनेटिक्स को नहीं बता पाता। यानी कि कितने स्पीड से होगा, कितने देर में कंप्लीट होगा, कितने देर में कंप्लीट नहीं होगा, काइनेटिक्स ऑफ द रिडक्शन प्रोसेस के बारे में वो नहीं बता पाता है। ये इसकी बहुत बड़ी डिमेरिट है। मान लीजिए इंडस्ट्री में कोई काम कर रहे हो आप, वो इंडस्ट्री में काम चलता चला जा रहा, बट टाइम आपको पता ही नहीं कि कितने देर में वो रिएक्शन को रिड्यूस करके दे देगा, है ना, यही नहीं पता चलेगा तो भारी प्रॉब्लम हो जाएगा आपको। तो ये इसकी बहुत बड़ी डिमेरिट थी, है ना, इलिंगम डायग्राम की। और इसी तरीके से और हम बात करें तो यहाँ पे प्री एज्यूम्ड रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मान लिया गया है कि जितने भी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हैं सारे के सारे इक्विलिब्रियम में हैं, ऐसा मान लिया गया है उनके द्वारा पहले ही रिएक्शन में। इलिंगम डायग्राम जब वो ड्रॉ कर रहे थे, उन्होंने पहले ही ये एजम्पशन ले लिया था, प्री एज्यूम्ड दैट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन इक्विलिब्रियम। तो दो डिमेरिट याद रखिएगा बस, है ना, कि काइनेटिक ऑफ द रिडक्शन प्रोसेस नहीं कर पाते थे, वहाँ पे बता नहीं पाते थे कि कितने स्पीड से होगा, कब कितने समय में खत्म होगा, कोई रिएक्शन नहीं बता पाते थे, काइनेटिक्स नहीं बता पा रहे थे, और रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम में उन्होंने पहले से ही मान लिया था। ये दो डिमेरिट थे, तो उसे प्लीज़ दिमाग में रखना। और वो रिडक्शन प्रोसेस पूरी तरीके से कंप्लीट करता है इलिंगम डायग्राम लास्ट में। अब हम आते हैं रिफाइनिंग प्रोसेस में। तो रिफाइनिंग प्रोसेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और मेटलर्जी में हम कह सकते हैं कि इसके बाद इंडिविजुअल मेटलर्जी ही बच जाएगा, क्या कि मेन जो प्रोसेस है, जो मेटलर्जिकल प्रोसेस होते हैं, ये सारे प्रोसेस, रिफाइनिंग जो है वो लास्ट स्टेप है, जैसा कि आप फ्लो चार्ट में आपने देखा होगा। ठीक है, बस उसके बाद हम इंडिविजुअल मेटलर्जी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी हमें करने में, क्या कि सारे प्रोसेस हम सीख लेंगे। तो चलिए रिफाइनिंग हम देखते हैं, फाइनल प्रोसेस है। यहाँ के बाद हमें प्योर मेटल मिल जाएगा, मोर देन 99% वाला प्योर मेटल यहाँ से मिलने वाला है हमें। अब देखिए, मेटल ऑब्टेन बाय द रिडक्शन ऑफ इट्स कंपाउंड स्टील कंटेनिंग व्हाट सम इम्प्यूरिटीज। अभी भी रिडक्शन करने के बाद भी कुछ इम्प्यूरिटीज अभी भी बचे हुए हैं। उस इम्प्यूरिटीज़ को रिमूव करने के लिए हम रिफाइनिंग प्रोसेस अप्लाई करते हैं, और ये डिपेंड करता है ओर पे कि कैसा मेटल है और कैसी इम्प्यूरिटीज़ है, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे रिफाइनिंग प्रोसेस अप्लाई करने वाले हैं। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि रिफाइनिंग प्रोसेस हम इसलिए अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि रिडक्शन करने के बावजूद भी अभी भी कुछ ना कुछ इम्प्यूरिटीज़ यहाँ पे रह गया है मेटल में, है ना। इम्प्यूरिटीज़ कहने का मतलब है कि किसी भी तरह का हो सकता है, मतलब उस प्योर मेटल के अलावा उसके साथ में जो भी एसोसिएटेड हैं उसके लिए वो इम्प्यूरिटीज़ है, उसको हटाना है भैया किसी भी तरीके से, जो थोड़ा मोड़ा बच गया है। तो आइए इम्प्यूरिटीज़ यहाँ पे अप्लाई करते हैं। कुछ प्यूरिफिकेशन मेथड्स हैं, उसको अप्लाई करते हैं। जैसे हम ए की बात करें तो ए में फिजिकल मेथड और बी केमिकल मेथड, तो दो तरह का मेथड्स हैं, है ना। फिजिकल मेथड में हम पढ़ेंगे लिक्वेशन, डिस्टिलेशन एंड जोन रिफाइनिंग, जबकि केमिकल मेथड में हम पढ़ेंगे क्यूपेलेशन, पोलिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, वेपर फेज रिफाइनिंग। वेपर फेज रिफाइनिंग के अंदर दो चीज़ पढ़ेंगे, वैन आर्कल मेथड, मॉन्ड्स प्रोसेस, एंड फाइनली हम लोग समअप करेंगे क्रोमेटोग्राफी से पूरे इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग प्रोसेस को। तो ये टोटल 8 हमने पढ़ने हैं यहाँ पे रिफाइनिंग प्रोसेस। तो चलिए हम स्टार्ट करते पहले फिजिकल मेथड से। सो आई थिंक रिफाइनिंग का क्लैरिटी आ गया होगा। अब हम फिजिकल प्रोसेस को देख लेते हैं। फिजिकल में सबसे पहले हमने लिक्वेशन को देखना है, ठीक है, कि लिक्वेशन प्रोसेस को आखिर हम कैसे कर सकते हैं, तो ये देखते हैं। तो लिक्वेशन उन मेटल्स के लिए वैलिड होता है, वो सूटेबल किसके लिए है ये समझिए पहले, कि सूटेबल है वैसा मेटल जिसके पास लो मेल्टिंग पॉइंट हो, वैसा मेटल जिसके पास लो मेल्टिंग पॉइंट हो और एसोसिएटेड विद द हाई मेल्टिंग इम्प्यूरिटीज।
इम्प्यूरिटीज जो इसमें मौजूद है ना, उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत हाई है। इसका मतलब क्या है कि इम्प्यूरिटीज वहाँ पे मेल्ट नहीं करेगा, मेटल जल्दी से मेल्ट कर जाएगा और वो ट्रिकल डाउन हो जाएगा। ठीक है, वो किस देखिए यहाँ पे जो डायग्राम यहाँ पे दिखाया गया है, मैं इस डायग्राम को अभी एक्सप्लेन करूँगा। पहले ये मैं बता दूँ कि कौन कौन से मेटल को इस मेथड के थ्रू, हम लिक्वेशन के थ्रू यहाँ पे प्योर कर सकते हैं, प्योरीफाई कर सकते हैं। जैसे टीन है, हाँ ना, पीबी है, एंटीमनी है एंड बिस्मुथ, ये सबको हम यहाँ पे कर सकते हैं प्यूरीफाई। तो आप इसको ट्रिक से याद रख सकते हो। क्या याद रख सकते हो? सुनो प्रभु, सुनो प्रभु सब बीमार, सुनो प्रभु सब बीमार हैं, है ना। ये सर्कल में घेर दिया, मतलब सूटेबल बनाने के लिए सेंटेंस को। सो सुनो प्रभु सब बीमार हैं, और बीमार हैं तो उसे क्या दे दो? कुछ लिक्विड दे दो। लिक्विड मतलब जूस दे दो, लिक्विड जूस, ताकि वो ठीक हो जाए। तो यानी कि लिक्वेशन में आपको टीन का, पीबी का, एसबी का, बीआई का आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे लिक्वेशन प्रोसेस है। सुनो प्रभु सब बीमार हैं, उसको कुछ लिक्विड दे दो, मतलब लिक्वेशन में ये सब मेटल आपको यूज़ करने हैं। आइए प्रोसेस समझाता हूँ आपको। यहाँ पे दिमाग में सेट हो गया कि किसकी मेल्टिंग पॉइंट कितनी होनी चाहिए। तो नो डाउट इम्प्यूरिटीज़ का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो यहाँ पे क्या है? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इम्प्यूरिटीज़ यहाँ पे बेटा आपको क्या देखने को मिलता है? ज़्यादा। चलिए यहाँ पे आप इस प्रोसेस को देखिए, लिक्वेशन में आप इस डायग्राम को देखेंगे तो क्लैरिटी आ जाएगी। यहाँ से आपने इम्प्योर मेटल, यानी कि अभी भी जो मेटल रिडक्शन करने के बाद जो मेटल हैं आपके पास, वो मेटल में अभी भी कुछ इम्प्यूरिटीज़ है, आपने यहाँ पे ऐड कर दिया। जैसे ही ऐड करा, हमने क्या कहा कि इम्प्यूरिटीज़ जो थे उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या थी? मेल्टिंग पॉइंट इम्प्यूरिटीज़ की बहुत ज़्यादा थी। तो वो क्या करेगा? मेल्ट तो करेगा नहीं, तो यहीं पे वो स्टे कर जाएगा इस हर्थ में। यहाँ पे फर्नेस है, यहाँ से आग लगाया गया है, देख सकते हो ये आग यहाँ पे लगा हुआ है फर्नेस में, और ये हीट यहाँ पे जा रहा है, ये है ना, इस स्लोप में। तो यहाँ पे ये मेल्ट तो करेगा नहीं, तो यहीं पे रह जाएगा। जबकि मेटल जो है वो देखिए, मेटल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस ये वाला मेटल मेल्ट करके आगे की ओर फ्लो करके चला जा रहा है, और यहाँ पे आपको प्योर मेटल यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये स्लोपिंग हर्थ है ना, यहाँ पे स्लोपिंग हर्थ जिसपे ये काम आप कर रहे हो, राइट। इम्प्योरिटीज जो होता है वो यहीं पे रह जाता है हर्थ पे, है ना, और प्योर मेटल आपको यहाँ पे फाइनली मिल जाता है। तो इस डायग्राम से आई थिंक आपको लिक्वेशन वाला पोर्शन जरूर क्लियर हो गया होगा, राइट। तो ये रहा आपका लिक्वेशन का कंप्लीट थ्योरी। सो होपफुली आपको ये ज़रूर समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट इज डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन इज सिंपल, कोई कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। डिस्टिलेशन का सिंपल मीनिंग आपको क्या समझ में आता है? बचपन में ही आपने देखा था, घर में भी अभी भी देखते हो कि जब पानी को गर्म करते हो तो वेपर बनता है, और उस वेपर को ठंडा हो जाता है जब देखते हो, तो ठंडा होने के बाद टिप 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 गिरता है। आप जब यूटेंसिल कुछ रख देते हो उसके ऊपर में, और यूटेंसिल जब उठाते हो, है ना, कोई खाना बना है उसके ऊपर यूटेंसिल रख दिए हो, तो वो वेपराइज होकर के उस बर्तन के नीचे लग जाता है, और उस बर्तन को जब हटाते हो तो वो पानी टिप 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 गिरने लगता है। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है कि आपने हीट किया, हीट करके वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट किया, और वेपर फिर से कंडेंस होकर के वो क्या करता है, वहाँ पे लिक्विड के फॉर्म में आ जाता है। दैट इज डिस्टिलेशन, जो घर में आप टेम्पररी देखते हो आप, ठीक है। ये सूटेबल किसके लिए भैया? मेटल, वैसा मेटल जिसके मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लो होना चाहिए, ताकि वो जल्दी से वेपर बन जाए, है ना। जैसे जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, ये सभी का जो है वो आसानी से आप मेटल मतलब बना सकते हो। लो बॉइलिंग पॉइंट है तो आराम से इसके वेपर बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी का ट्रिक से आप याद रखना चाहें तो जंग कड़ी होगी लिख दो। जंग कड़ी होगी, दिल से बता रहा हूँ। किससे बता रहा हूँ? दिल से बता रहा हूँ कि जंग कड़ी होगी। तो डिस्टिलेशन हो गया। डिस्टिलेशन किससे होगा? जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी एक ही ग्रुप के हैं, देख लो, राइट। तो इस तरीके से आप बड़े आसानी से बता सकते हो कि डिस्टिलेशन कैसा होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, डायग्राम में भी मैंने आपके लिए यहाँ पे डायग्राम भी रखा है, तो मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए
लेबोरेटरी में इसी तरीके से यूज़ किया जाता है। यहाँ पे आपने फर्नेस लिया, यहाँ पे मेटल इसके अंदर रख दिया, ये क्या करेगा, मर्क्यूरी का डिस्टिलेशन यहाँ पे दिखाया गया, यहाँ पे आपने मर्क्यूरी ले रखा है, हीट किया, ये वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, फिर ये कंडेंसर है, कंडेंसर इसको कंडेंस कर देगा और ये यहाँ पे आपको मेटल मिल जाता है सिंपली। तो ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल डिस्टिलेशन की तरह है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आपने पढ़ भी रखा है क्लास 9th में ही, ठीक है। तो ये वाला आप डायग्राम यूज़ करते थे, आप इंडस्ट्री में इस तरीके से होता है। तो एक्चुअल में ये स्कीमेटिक डायग्राम है, एक्चुअल डायग्राम नहीं है, तो आप ऐसे डायग्राम को बना सकते हो इसके लिए, ओके। नाम से क्लियर है, जोन रिफाइनिंग, यानी कि पर्टिकुलर किसी जोन में ये चीज़ होता होगा, ठीक है। तो किसके लिए पहले सूटेबल है देख लेते हैं। सो मेटल ऑफ वेरी हाई इम्प्यूरिटीज़, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हाई इम्प्यूरिटी, मतलब इम्प्यूरिटी कह रहा हूँ, सॉरी। सो बहुत ही ज़्यादा प्योरिटी वाला मेटल आपको यहाँ पे मिलता है विद द हेल्प ऑफ जोन रिफाइनिंग, है ना। अब यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट इम्प्यूरिटीज टेंड्स टू रिमेन डिजॉल्व्ड इन द मोल्टन मेटल। मतलब मोल्टन मेटल में इम्प्यूरिटी जो होता है वो डिजॉल्व हो जाता है। दिस इज द मेन की पॉइंट ऑफ दिस थ्योरी। जोन रिफाइनिंग का सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि इम्प्यूरिटी जो है वो मोल्टन स्टेट में डिजॉल्व रहते हैं, ठीक है। ये किसके लिए सूटेबल है, मेनली सेमीकंडक्टर के लिए सूटेबल है। सेमीकंडक्टर आपको पता है कि इंडियम है ना, सिलिकॉन, जर्मीनियम है ना, उसके बाद यहाँ पे बोरोन और गैलियम के लिए भी ये वैलिड होता है। तो इस तरीके से मेनली सिलिकॉन एंड जर्मीनियम के लिए आप देखते हो, लेकिन ये सारे मेटल्स के लिए वैलिड है। तो सेमीकंडक्टर मेटल के जैसा बिहेव करते हैं थोड़ा ये लोग, तो आप मान सकते हो इसे। ये सारे मेटल जोन रिफाइनिंग के लिए सूटेबल हैं। तो आप इसको याद रख सकते हो। याद रखने का तरीका आप देख सकते हो कि जोन है ना, जोन से क्या हो गया, मैंने ले लिया जो इन मतलब इंडियम, जो इन बासी मतलब क्या होता है, सड़ा हुआ, मतलब 3-4 दिन का रखा हुआ। जो इन बासी क्या, गाजे है ना, गाजे मतलब बालूशाही, गाजा होता है ना, गाजा बालूशाही आपने सुना होगा, एक मिठाई है। तो जोन रिफाइनिंग इन बासी गाजे है ना को खाएगा, सूटेबल बनाने के लिए को खाएगा, राइट, वही उसी को जोन रिफाइनिंग समझ में आएगा। सो जोन रिफाइनिंग याद करने के लिए याद रख लें कि जो इन बासी गाजे को खाएगा उसी को जोन रिफाइनिंग याद रह पाएगा। सो यहाँ पे ये इंडियम, बोरोन, सिलिकॉन, गैलियम, जर्मीनियम, ये आपको याद रखने हैं कि इन मेटल्स के लिए ये सूटेबल होते हैं। नेक्स्ट आइए बात करते हैं, हम इसको डायग्राम के थ्रू आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे आखिर आप यहाँ पे इसको समझेंगे। तो डायग्राम को मैं जूम कर देता हूँ, राइट। तो ये देखिए आपका यहाँ पे ये रहा। तो देखिए ये डायग्राम है। इस डायग्राम में क्या होगा ये समझिएगा गौर से। यहाँ पे करते क्या हैं हम एक्चुअली कि ये आपने पूरी तरीके से एक सर्कुलेटेड वे में मेटल आपने ले लिया, इम्प्योर जर्मीनियम रॉड ले लिया, आपने एक सर्कुलर हीटर ले लिया जो कि यहाँ पे रेड कलर से दिखाया गया है, सर्कुलर हीटर आपने ले लिया, ठीक है। ये बार बार इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ द ट्रैवलिंग हीटर इन मोल्टन है ना, मोल्टन एंड इम्प्योर जोन। तो यहाँ मतलब इम्प्योरिटीज़। अब यहाँ पे क्या होगा कि देखिए इधर से ये रिसाइकल्ड प्योर जर्मीनियम है, देख रहे हो पतला हो गया है, इधर ये पतला होता चला जा रहा है। एक्चुअल में हो क्या रहा है कि इधर से जब हीटर गया होगा, हीटर इधर से इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में मूव करेगा, बार बार ये प्रोसेस होगा, है ना। तो ये क्या होगा, इधर से इधर जब मूव करेगा तो जिस जगह पर ये हीटर रहेगा उस जगह पे मेटल को यहाँ पे मोल्टन स्टेट में कर देगा। मोल्टन स्टेट में कर देगा तो क्या होगा कि जितने भी इम्प्यूरिटीज़ हैं, जो इम्प्यूरिटीज़ वहाँ पे इस रॉड के साथ में एसोसिएटेड है, वो ऊपर उठ के आ जाएगा ऐसे ऐसे करके सरफेस पे, इस तरीके से ऊपर में आ जाएगा, मोल्टन में पूरे सरफेस में चारों तरफ आ जाएगा। अब ये हीटर जैसे जैसे मूव करेगा आगे की ओर तो इम्प्यूरिटीज़ को साथ में लेते चलेगा, इस तरीके से साथ में आगे की ओर वो लेता चला जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से फाइनली एक बार क्या होगा कि सारे के सारे इम्प्यूरिटीज़ लास्ट में यहाँ आकर के इकट्ठा हो जाएंगे, बार बार इसी प्रोसेस को सेम डायरेक्शन में ऐसे ऐसे मूव करते चले जाएंगे, तो सारे के सारे इम्प्यूरिटीज़ यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये पार्ट आपको पतला होता हुआ दिखाई पड़ेगा, ये वाला जो पार्ट है वो पतला होता दिखाई पड़ेगा और ये बार बार मोटा होता चला जाएगा और फाइनली हम इसको यहाँ से कट कर देंगे। तो इम्प्योर एक साइड हो गया और प्योर मेटल एक साइड हो गया। तो इस तरीके से हम जोन रिफाइनिंग करते हैं,
बहुत ईजी मेथड है, बस समझने भर की देरी थी, राइट। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है जोन रिफाइनिंग, तो सारे इंपॉर्टेंट है, मेटल आपको थोड़ा सा याद रखना है और क्या, राइट। चलिए आगे मूव करते हैं। अब हम आते हैं केमिकल प्रोसेस में। सो केमिकल प्रोसेस क्या है ये समझिएगा। सबसे पहले हम क्यूपेलेशन की बात करते हैं। केमिकल प्रोसेस में सबसे पहले क्यूपेलेशन की बात करते हैं। तो ये क्यूपेलेशन होता क्या है ना, इसको समझना पड़ेगा हमें कि क्यूपेलेशन आखिर क्या होता है। तो आपको एक कंटेनर लेना है। सबसे पहले देखिए, कंटेनर मैं बाद में बता देता हूँ, ये वाला आपके लिए रखा है यहाँ पे मैंने कंटेनर, ठीक है। तो इट इज़ यूज टू प्यूरिफाई AgAu प्लैटिनम। ये इन मेटल को प्यूरिफाई करने के लिए हम क्यूपेलेशन यूज़ करते हैं, जिसमें इम्प्यूरिटीज़ जो होता है वो लेड और कॉपर के इम्प्यूरिटीज़ मौजूद रहते हैं। तो कैसे करते हैं सर ये रिफाइनिंग, समझिएगा। सबसे पहले आप क्या करते हो कि यहाँ पे क्यूपेल लेते हो। क्यूपेल कहने का मतलब एक कंटेनर होता है इस तरीके से, ये जो आप देख पा रहे हो ना यहाँ पे, ये तो ये क्यूपेल है। तो क्यूपेल में क्या करते हो, यहाँ पे ये जो डायग्राम आप देख रहे हो यहाँ पे क्यूपेल है। तो क्यूपेल में आपने पूरे इम्प्योर मेटल को डाल दिया। इम्प्योर मेटल को जैसे ही डाला उसमें इम्प्योरिटीज़ लाइक आपको Pb और कॉपर है, ठीक है। और उसमें यहाँ पे मेटल कौन मौजूद हैं, AgAu प्लैटिनम, ये सब मेटल मौजूद है। तो होगा क्या कि यहाँ पे ऑक्सीजन पास कराओगे, यहाँ पे एयर ब्लो कराओगे, इसमें यहाँ पे एक होल्स रहते हैं इस तरीके से, तो एयर को ब्लो कराओगे, है ना। तो जैसे ही एयर को ऊपर से ब्लो कराया जाएगा तो क्या होगा कि ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा, मेटल और इम्प्यूरिटीज़ दोनों से रिएक्ट करेगा। तो जब इम्प्यूरिटीज़ से O2 रिएक्ट करता है तो एक वोलेटाइल ऑक्साइड बना लेता है। वोलेटाइल का मतलब क्या हो गया, गैसेस के फॉर्म में वो क्या करेगा, उड़ने लगेगा, है ना। वोलेटाइल इम्प्यूरिटीज़ बनेगा तो वोलेटाइल ऑक्साइड गैसेस के फॉर्म में क्या करेगा, उड़ने लगेगा। और जो मेटल होगा, है ना, और जो मेटल होगा यहाँ पे, वो मेटल कौन कौन है, Au है, Ag है, प्लैटिनम है। ये क्या है, नोबल मेटल है। नोबल मेटल रिएक्ट तो करते नहीं है ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करेगा। तो नहीं करेगा जब, तो यहाँ पे मेटल अपने आप रखा रह जाएगा इस जगह पे, देख रहे हो, ये मेटल यहाँ पे ऊपर में रखा रह जाएगा क्यूपेल में, और जो इम्प्यूरिटीज थे वो वोलेटाइल फॉर्म में बाहर चला जाएगा। या फिर हम यूं कहते हैं कि क्यूपेल में एब्जॉर्ब हो जाएगा, इस तरीके से क्यूपेल के अंदर, है ना, इस तरीके से अंदर में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो नीचे जा करके आपको, है ना, ये अगर मान लो कि क्यूपेल इस तरीके से है, अगर मान लो ऐसा, तो नीचे जाके एब्जॉर्ब हो गया है। ये कौन कौन इम्प्यूरिटीज़ एब्जॉर्ब हो गए हैं, लाइक Cu और Pb का इम्प्यूरिटीज़ यहाँ पे ऑक्साइड के फॉर्म में नीचे आकर के बैठ गया है। जबकि ऊपर कंटेनर में यहाँ पे जो बच गया, ये कंटेनर में यहाँ पे ये जो बच गया वो क्या बच गया, यहाँ पे लाइक गोल्ड, Ag एंड प्लैटिनम, ये सब बच गया। तो क्यूपेलेशन का प्रोसेस बड़ा सिंपल होता है, राइट। और आप इसे याद रख सकते हो कैसे, कि मान लीजिए एक कपल दूसरे कपल को, क्यूपेलेशन है ना, एक कपल दूसरे कपल को क्या देगा, सिल्वर का, गोल्ड का, प्लैटिनम का रिंग देगा, रिंग देगा, समझ रहे हो। एक कपल दूसरे कपल को किसका रिंग देगा, तो चांदी का दे सकता है, सोना का दे सकता है, प्लैटिनम का दे सकता है, अपने औकात के अकॉर्डिंग वो देगा, ठीक है। तो इस तरीके से याद कर सकते हो आप। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है अपना पोलिंग। पोलिंग बड़ा सिंपल सा मेथड है ना, ये भी आपको बड़े इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। पहले ये देख लीजिए कि किन किन मेटल को यहाँ पे प्यूरिफाई करते हैं, लाइक कॉपर को, है ना, Pb लेड को, टीन को, आप इस तरह से मेटल को यहाँ पे प्यूरिफाई करते हैं। सो बेसिक यहाँ पे फंडा क्या है कि जो भी मेटल होता है ना, इसी का ऑक्साइड इस पे इम्प्यूरिटीज़ रहता है, इसी का ऑक्साइड जो होगा इसमें इम्प्यूरिटीज़ के तरह मौजूद रहता है, इम्प्यूरिटीज़ की तरह मौजूद रहते हैं। इसका ऑक्साइड यहाँ पे इम्प्यूरिटीज़ की तरह मौजूद रहेगा, इसका ऑक्साइड यहाँ पे इम्प्यूरिटीज़ की तरह मौजूद रहेगा। मतलब ये मेटल्स के ऑक्साइड ही इनके इम्प्यूरिटीज़ होती हैं। तो क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए, इट इज़ यूज फॉर द मेटल हैविंग इम्प्यूरिटीज़ देयर ऑन ऑक्साइड, खुद का ऑक्साइड ही उसका इम्प्यूरिटीज़ है इस मेटल में, ठीक है। इन दिस प्रोसेस ग्रीन वुडन पोल, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसी के नाम पे आपको क्या पड़ा है, पोलिंग। पोलिंग का मतलब है यहाँ पे ग्रीन पोल यूज़ करते हैं, यानी कि बम्बू, आप बांस, है ना, बैम्बू आप यूज़ करते हो यहाँ पे, राइट। तो इसी तरीके से ग्रीन वुडन पोल यूज़ करते हो और उसको हीट करते हो मोल्टेन मेटल के साथ में। तो ये वुडन पोल क्या करता है कि आपको CH4 यानी कि हाइड्रोकार्बन प्रोवाइड करा के दे देता है,
राइट, या हाइड्रोकार्बन प्रोवाइड करा के दे देता है। तो हाइड्रोकार्बन जब यानी कि CH4 आपको प्रोवाइड कराएगा तो ये हाइड्रोकार्बन क्या करता है कि इम्प्यूरिटीज जो होता है उसको रिड्यूस कर देता है, मतलब मेटल ऑक्साइड जो इम्प्यूरिटीज होता है उसको मेटल में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये डायग्राम में आप, है ना, ये पोलिंग का है, तो यहाँ पे ये आपने ग्रीन कलर का बैम्बू ले रखा है, ये मोल्टन मेटल यहाँ पे डॉटेड लाइन से दिखाया गया है यहाँ पे, राइट। और आप जैसे ही इसको रिड्यूस करोगे तो एक कम ऊपर में यहाँ पे देखने को मिलेगा जो कि हाइड्रोकार्बन जो उसको रिड्यूस कर देता है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि Cu2 का इम्प्यूरिटीज़ है, ठीक है, CH4 से जब रिएक्शन करता है तो Cu अलग हो गया, Cu यहाँ पे अलग हो गया और ये गैसियस के फॉर्म में यानी कि CO2 एंड H2 गैसियस के फॉर्म में ये रिलीज हो जाएंगे और इस तरीके से आपको यहाँ पे प्योर मेटल लाइक कॉपर मिल जाता है, ठीक है। तो बड़ा इजी प्रोसेस था पोलिंग। तो पोलिंग में आप किसको किसको आप ये कर सकते हो, तो आपको याद होना चाहिए कॉपर, Pb एंड टीन, याद हो जाएगा। आप इसे ऐसे ही याद रखें, मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, आप डायरेक्ट ट्रिक बना लें नॉर्मल तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की, है ना, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग बात कर लेते हैं। सो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कोई भी मेटल का आप करते हैं तो कैसे करते हो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल तो आपको पता है कि ऐसा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब यहाँ पे किसके किसके लिए सूटेबल है ये देख लीजिए, कॉपर के लिए, जिंक के लिए, सिल्वर के लिए, टीन के लिए, लीड के लिए, एल्यूमिनियम, निकल, क्रोमियम के लिए, ये सब के लिए ये सूटेबल है। यहाँ पे सबसे मजे की बात ये है कि एनोड में हमेशा आपको इम्प्योर मेटल लेना है और इम्प्योर मेटल लोगे तो वो मोटा होगा, इस तरीके से देखिए ये वाला, ये देख पा रहे हो, तो ये मोटा है, थिक है, ठीक है ना। और कैथोड में हमेशा आपको एक थीन प्लेट प्योर मेटल लेना है, जिस मेटल को आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो वो आप लोगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला, ये थीन लिया है, पतला आपने ले रखा है, प्योर मेटल लेना है, जो मेटल आपको यहाँ पे जिसका इम्प्योर मेटल लिए हो उसी का यहाँ पे प्योर मेटल पतला सा लेना है, ताकि होगा क्या आप समझिए, ये बार बार टूट करके सॉल्यूशन में जाएगा ऐसे करके, समझ रहे हो, ये बार बार क्या करेगा, टूटेगा और टूट करके क्या जाएगा सॉल्यूशन में, और सॉल्यूशन में जाने के बाद ये यहाँ से ये जैसे मान लो कि कॉपर है, सपोज करो ये कॉपर है, ये वाला जो रॉड है ये कॉपर का इम्प्योर कॉपर रॉड है, क्या है, इम्प्योर कॉपर रॉड है। तो वो क्या करेगा कि Cu2+ के फॉर्म में सॉल्यूशन में आ जाएगा, यानी कि Cu2+ के फॉर्म में सॉल्यूशन में आएगा, और सॉल्यूशन में Cu2+ आने के बाद यहाँ पे ये कैथोड में इलेक्ट्रॉन तो बहुत ज़्यादा है, ये वाला कैथोड नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज में कैथोड में इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है, तो Cu2+ को इलेक्ट्रॉन लेना है तो ये चला जाएगा इसके पास, और इस तरीके से बार बार कॉपर जा करके इसके ऊपर में एक लेयर्ड बना लेगा और ये पूरी तरीके से मोटा हो जाएगा, थिक हो जाएगा। अब फाइनली ये क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा फाइनली, थिन हो जाएगा, पतला हो जाएगा फाइनली, है ना। तो इस तरीके से आपको सारे के सारे कॉपर चलेगा इधर, तो प्योर कर दिया आपने कॉपर को। तो हमेशा ये पॉइंट दिमाग में रखना है कि एनोड में ही हमें आपको मोटा सा आपको क्या लेना है, इम्प्योर कॉपर, और पतला सा कैथोड लेना है, ताकि ये प्रोसेस होने के बाद ये उल्टा हो जाएगा, सारे के सारे कॉपर वहाँ पे जाके डिपॉजिट हो जाएंगे और वो थिक हो जाएगा, और सारे के सारे इम्प्योर कॉपर यहाँ से ख़त्म हो गए और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पतला हो जाएगा। उसके दौरान यहाँ पे जो इम्प्यूरिटीज़ था वो सारे के सारे इम्प्यूरिटीज़, ये तो सॉल्यूशन में डिसॉल्व होगा नहीं, इम्प्यूरिटीज़ यहाँ बॉटम में आकर के बार बार बैठ जाएंगे, वो इनसॉल्युबल होता है, वो इलेक्ट्रोलाइट से इनसॉल्युबल है, तो नीचे बॉटम में बैठ जाएगा, जिसे हम यहाँ पे एनोड मड कहते हैं, क्योंकि एनोड के नीचे रहता है, एनोड के नीचे ये जमा है, इसीलिए इसको हम एनोड मड के नाम से जानते हैं। सो इतना ही है, इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन डिफरेंट प्रोसेस के लिए मैं बता देता हूँ कि किन किन मेटल्स का क्या करोगे तो किसको कहाँ पे रखना है ये बता देता हूँ। जैसे मान लो कि कॉपर का करना है, तो कॉपर का करना है तो एनोड में आपको क्या मिलेगा बताओ, एनोड में आपको क्या मिलेगा, कॉपर मिलेगा। कॉपर में कौन सा कॉपर मिलेगा, ब्लिस्टर कॉपर मिलता है, ब्लिस्टर कॉपर आपको मिलता है। सो ब्लिस्टर कॉपर अगर मिल जाएगा तो जो कि 98% बेटा प्योर रहता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें कैथोड में, तो कैथोड में क्या मिलेगा भाई साहब, तो कैथोड में आपको यहाँ पे प्योर कॉपर मिलेगा, प्योर कॉपर मिलेगा, ठीक है, प्योर कॉपर। अब आइए हम वन बाय वन हम समझते हैं इसको कि किसका किसका इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करेंगे तो क्या मिलेगा। तो देखिए आप मान लीजिए कि कॉपर का इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कराना चाहते हैं, तो एनोड में आपको क्या लेना पड़ेगा, कॉपर। तो कौन सा कॉपर, ब्लिस्टर कॉपर, जो कि रिडक्शन के प्रोसेस में आपको ब्लिस्टर कॉपर मिला था, याद हो तो रिडक्शन प्रोसेस में जो कॉपर मिला था इसमें अभी इम्प्यूरिटीज़ है,
ठीक है। तो कैथोड में क्या लोगे, प्योर कॉपर लोगे। जो अभी फिनोमिना हमने समझाया है वही चीज़ यहाँ पे है, ठीक है। तो प्योर कॉपर बार बार प्योर कॉपर में आकर के डिपॉजिट होता चला जाएगा, जो यहाँ पे इम्प्योरिटीज़ हटेगा और प्योर कॉपर आएगा, इसमें जाके डिपॉजिट होगा, तो आपको मिल जाएगा फाइनली कैथोड में, ठीक है। तो इस तरीके से। और इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज़ करते हो भाई साहब, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट मेटल को देखते हुए CuSO4 हमने कॉपर का सल्फेट यूज़ करते हैं, और थोड़ा सा यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये 15% होता है, और इसमें हम H2SO4 चूँकि एसिडिक सॉल्यूशन रहता है तो H2SO4 5% हम यहाँ पे मिला देते हैं। तो 15% CuSO4 इलेक्ट्रोलाइट, और यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन रहता है इन दोनों का, ठीक है। क्या रहता है, एक्वस सॉल्यूशन। तो ये था पहला, जो कॉपर के लिए आप बात करोगे तब। अगर मान लो कि दूसरे मेटल के लिए बात करोगे तब क्या करोगे, जैसे मान लो कि सिल्वर का आपको इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करना है, तब क्या करोगे, तो आपको क्या करना है कि एनोड में क्या लोगे, एनोड में इम्प्योर सिल्वर लोगे, है ना, इम्प्योर सिल्वर लोगे। और फिर क्या करोगे, कैथोड में क्या लोगे, कैथोड में प्योर सिल्वर लोगे, है ना, प्योर सिल्वर लोगे। और फिर इलेक्ट्रोलाइट में क्या लोगे, चूंकि यहाँ पे Ag है तो इसके सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट जो होगा हमारा, इलेक्ट्रोलाइट जो होगा वो क्या होगा, आप सोचो, इलेक्ट्रोलाइट जो होगा वो AgNO3 होगा, ठीक है। और चूंकि हम यहाँ पे एसिडिक सॉल्यूशन करना चाहते हैं तो 1% आपको यहाँ पे HNO3 लेना पड़ेगा इसके सूटेबल। वहाँ पे सल्फेट था तो सल्फेट H2SO4 ले लिया, यहाँ नाइट्रेट है तो यहाँ पे हमने 1% एसिडिक बनाने के लिए HNO3 को ले लिया, और ये आपका यहाँ पे इन दोनों का एक्वस सॉल्यूशन को मिला करके इलेक्ट्रोलाइट आप बनाते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया आपको Ag के लिए। और मान लो और दूसरा मेटल अगर रहेगा तब क्या करोगे भाई साहब, ये तो Ag के लिए हो गया। तीसरा हम बात कर लेते हैं एल्यूमिनियम का, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको आप हुप्स प्रोसेस कहते हो, हुप्स प्रोसेस, ठीक है। ये हुप्स प्रोसेस के थ्रू आप क्या करते हो कि एनोड में वहाँ पे क्या लेते हो, एल्यूमिनियम, दैट इज़ इम्प्योर एल्यूमिनियम, इम्प्योर एल्यूमिनियम। और फिर कैथोड में क्या लेते हो बेटा, कैथोड में हम यहाँ पे मिक्सचर ले लेते हैं, किसका याद है, मैंने करवाया था, है ना, कि बहुत ज़्यादा इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो उसको डिक्रीज़ करने के लिए कंडक्टिविटी भी Al2O3 का बहुत कम होता था, तो हम क्या मिक्स करते थे यहाँ पे Na3AlF6 और CaF2 का, है ना, क्रायोलाइट एंड फॉल्सफार का क्या करते हैं, मिक्सचर मिला करके हम यहाँ पे दे देते हैं, तो ये कैथोड हो जाता है। कैथोड में आपको ये लेना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता है, ये पूरी तरीके से इसको प्योर कर देगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत सारे चीज़ हैं और भी। अब जैसे मान लो कि लेड की बात करोगे, सॉरी पीबी, है ना, पीबी की अगर बात करोगे तो एनोड में क्या लोगे, बोलो, एनोड में इम्प्योर पीबी, और कैथोड में क्या ले लोगे, कैथोड में प्योर पीबी। तो प्रोसेस सबका सेम है, आपने देख लिया। इसी प्रोसेस को जब लीड लेते हो ना, देखो एल्यूमिनियम लिए तो इसको हुप्स प्रोसेस कहते हैं, लीड जब लेते हो तो आप क्या कहते हो इसको, बेट्स प्रोसेस। तो ये प्रोसेस हो सकता है डायरेक्टली पूछ ले तो थोड़ा सा याद रहना चाहिए कि बेट्स प्रोसेस जो होता है वो लीड के लिए होता है, एल्यूमिनियम के लिए हुप्स प्रोसेस होता है, ठीक है। बाकी है सभी कोई इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ही है, लेकिन ये मेथड के लिए पर्टिकुलरली नाम दिए गए हैं, तो आपको वो नए नेम भी साथ में याद रखने हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। नेक्स्ट बात करते हैं, आइए, क्योंकि टोटल 8 था ना, तो ये था अपना वेपर फेज रिफाइनिंग। वेपर फेज रिफाइनिंग एज इट इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम द नेम, थर्मल डिकम्पोजिशन से बनता है। कैसे थर्मली डिकम्पोज होता है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमारा टारगेट होगा कि इम्प्योर मेटल लेंगे, जो रिडक्शन वाला रिड्यूस्ड किया हुआ मेटल होगा, उसमें कुछ इंप्योरिटीज़ मौजूद रहेगा, हमें ये वाला लेना है। उसमें हम सूटेबल रिएजेंट को ऐड करेंगे। सूटेबल रिएजेंट को जैसे ही ऐड करोगे आपको वोलेटाइल कंपाउंड मिलेगा। वोलेटाइल कंपाउंड मतलब वेपर फेज में, यानी कि वेपर यानी कि गैसियस के फॉर्म में जाकर के आपको एक कंपाउंड मिलेगा, दैट इज वेपर फेज में। आप खुद सोचो कि यहाँ पे मान लो इम्प्योर मेटल है, ठीक है। अब इम्प्योर मेटल जो है वो उस इम्प्योरिटीज, कभी भी कंपाउंड जो होगा वो कभी भी इंप्योरिटी से रिएक्शन नहीं करेगा। जो भी सूटेबल रिएजेंट आप डालोगे ना, इंप्योरिटी से थोड़ी ना रिएक्शन करेगा, वो मेटल से रिएक्शन करेगा, तो इंप्योरिटीज नीचे रह जाएगा और ये वेपर के फॉर्म में मेटल के साथ में वोलेटाइल कंपाउंड बना लेगा। अब जब वोलेटाइल कंपाउंड एक बार बन गया तो इसको फिर से तोड़ दो, क्योंकि जितने भी मेटल थे इस वोलेटाइल कंपाउंड के अंदर आ गया, और वोलेटाइल कंपाउंड को फिर से तोड़ दोगे तो मेटल निकल जाएगा आपका प्योर मेटल।
ठीक है, कैसे, जैसे मान लीजिए वैन आर्केल मेथड अप्लाई करते हैं जिसमें टाइटेनियम और जिरकोनियम के लिए ये मेटल के लिए सूटेबल होता है वैन आर्केल मेथड। है तो वेपर फेज रिफाइनिंग, क्योंकि वेपर ही बनाने हैं, प्रोसेस यही है, बट रिएजेंट यहाँ पे यूज करेंगे क्या, I2। जैसे आप मान लीजिए टाइटेनियम, इम्प्योर टाइटेनियम आप लेते हैं शुरू में, वहाँ पे I2 रिएजेंट लेते हैं, तो जैसे ही ये I2 लेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, ये एक वेपर फेज में कंपाउंड बनाता है। कंपाउंड जो बनाया वो किसमें है, वेपर में कंपाउंड है ना। तो ये किससे रिएक्शन किया, टाइटेनियम से। इसके इंप्यूरिटी से रिएक्शन नहीं किया होगा आयोडीन, है ना, कभी भी इंप्यूरिटी से रिएक्शन नहीं करता है, तो इंप्यूरिटी से रिएक्शन नहीं किया तो प्योर टाइटेनियम यहाँ पे आ गया है। अब इसको तोड़ देंगे तो टाइटेनियम यहाँ मिल जाएगा, आयोडीन अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे TiO4 को 1800 केल्विन में हम बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर दे करके इसको तोड़ देते हैं, तो टाइटेनियम सॉलिड प्योर टाइटेनियम मिल जाता है और आयोडीन अलग हो जाता है। तो जब हम टाइटेनियम और जिरकोनियम का प्यूरिफिकेशन करते हैं, है ना, रिफाइनिंग करते हैं रिएजेंट I2 को लेकर के, तो हम उसे वैन आर्केल मेथड कहते हैं। और अगर वही प्रोसेस हम यहाँ पे निकल के लिए अगर अप्लाई करेंगे, निकल मेटल के लिए, और वहाँ पे रिएजेंट अगर कार्बन मोनोऑक्साइड लेंगे, है ना, टेम्परेचर थोड़ा कम ही रहता है प्रीवियस वन से, तो इस मेथड को हम पर्टिकुलरली मॉन्ट्स प्रोसेस कहते हैं। जैसे निकल, इम्प्योर निकल आपने लिया, इस इम्प्योर निकल से पहले रिएक्शन करेगा CO, तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेता है, देख सकते हो, जहाँ पे ये प्योर यहाँ पे निकल आ चुका है। अब अगर हम इसको तोड़ दें, है ना, तो टेम्परेचर बढ़ाया हमने, तो ये निकल टूट गया, निकल प्योर निकल मिल गया, और CO यहाँ, तो इम्प्यूरिटीज एज इट इज़ वहीं रह जाता है। तो इस तरीके से मॉन्ट्स प्रोसेस भी आपका खत्म हो गया। बड़ा आसान था ये वाला प्रोसेस, बस सिंपल सा मेथड शुरू में फॉलो होता है जो वेपर फेज रिफाइनिंग में हमने आपको एक ये वाला जो बताया आपको, ठीक है, बस यही मेथड आपको फॉलो करना है। बस याद रखना है वैन आर्केल के लिए टाइटेनियम एंड जिरकोनियम, और निकेल अगर रहेगा तो वो मॉन्ट्स प्रोसेस हो जाता है, दैट्स ऑल। लास्ट रिफाइनिंग प्रोसेस का हमने एक लास्ट मेथड देखना है, और वो लास्ट मेथड हमारा क्या है, दैट इज, कौन सा मेथड होगा लास्ट बताइए। लास्ट मेथड अपना होगा कॉलम क्रोमेटोग्राफी। सो कॉलम क्रोमेटोग्राफी मेथड जो होता है ये बहुत आसान है, वेरी इजी। कैसे हम करते हैं इस बात को आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पे कुछ नहीं, सिंपली हम क्या करते हैं कि दिस मेथड ऑन द प्रिंसिपल दैट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, मान लीजिए आपके पास कोई ओर है, उस ओर में इम्प्यूरिटीज़ भी है, ठीक है, क्योंकि रिडक्शन अभी किए हो तो कुछ ना कुछ इम्प्यूरिटीज बचा हुआ है, तो वो डिफरेंटली एब्जॉर्ब्ड है ना, एब्जॉर्ब्ड इन एडजॉर्बेंट, यानी कि ये एक सरफेस फिनोमिना है। क्या है, सरफेस फिनोमिना। क्यों, क्योंकि ये एडजॉर्ब हो रहा है। होता क्या है कि मेटल एंड इम्प्यूरिटीज आर एडजॉर्ब्ड डिफरेंटली ऑन एडजॉर्बेंट। अब समझिए, मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, बड़ा आसान है, मतलब इजी लगेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको समझने में। इसमें देखना, मैं इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा, देखिए इसे। यहाँ पे आपने क्या किया कि सबसे पहले लिक्विड के फॉर्म में या फिर गैसियस के फॉर्म में आप यहाँ पे रिडक्शन किया हुआ मेटल को डालते हैं, यानी कि इम्प्योर मेटल को डालते हैं। यहाँ पे आपने पाउडर ले रखा है जो कि एड्जॉर्ब करेगा, ये एक पाउडर है ना, और ये जो पाउडर आपने ले रखा है वो Al2O3 का है ना। ये जो पाउडर आप लेते हो वो किसका किसका ले सकते हो बेटा, यहाँ पे आप पाउडर ले सकते हो Al2O3 का, या फिर आप कह सकते हो सिलिका जेल का पाउडर ले सकते हो। तो ये काम करेगा यहाँ पे एड्जॉर्ब करने का, अपने सरफेस पे जो एड्जॉर्ब करेगा मेटल को डिफरेंट तरीके से, है ना, वो यही लोग करेंगे। Al2O3 एंड सिलिका जेल विल बी वर्क एज व्हाट, एड्जॉर्बेंट, ठीक है। एड्जॉर्बेंट में यहाँ पे आपने ले लिया, ये पाउडर के फॉर्म में आपने ले लिया। अब क्या होगा यहाँ पे समझिएगा, आपने ऊपर से डालना स्टार्ट किया क्या, इम्प्योर मेटल, ये इम्प्योर मेटल डाला, इस पाउडर के थ्रू पास होगा। जैसे ही इस पाउडर के थ्रू पास होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अलग अलग कलर से, ये वाला कलर, यानी कि जो इम्प्यूरिटीज था वो अलग हो गया, मेटल अलग हो गया।
थोड़ी देर बाद और चला, कंपोनेंट सेपरेट हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। थोड़ी देर और चला तो यहाँ पे देखिए ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, मतलब उसमें जितने भी कंपोनेंट मौजूद थे इस इम्प्योर मेटल में, जो भी चीज़ मौजूद था, है ना, मेटल अलग हो गया, इम्प्योरिटीज अलग अलग तरीके का इम्प्योरिटी जो भी था वो अलग अलग तरीके से एडजॉर्ब हुआ है। कुछ यहाँ एडजॉर्ब हुआ, कुछ यहाँ एडजॉर्ब हुआ, कुछ यहाँ एडजॉर्ब हुआ। अब देखो इस तरीके से एडजॉर्ब हो गया तो आप अपने कंटेनर में आराम से यहाँ पे 1 बाई 1 तीनों को सेपरेटली निकाल सकते हो, है ना। तो सारे कंपोनेंट जो भी इम्प्योर मेटल में यहाँ पे मौजूद था, सारे के सारे कंपोनेंट को आपने बड़े अच्छे तरीके से सेपरेट कर लिया है, अलग कर लिया है। सो दिस इज कॉलम क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। तो सारे के सारे कंपोनेंट को आप यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हो एक एक करके, और इस तरीके से आपको इम्प्योरिटीज अलग हो जाएगा, मेटल अलग हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट रिफाइनिंग प्रोसेस, यानी कि जितना भी रिफाइनिंग प्रोसेस था मैंने 1 बाई 1 सारे के सारे रिफाइनिंग प्रोसेस को कवर्ड कर दिया है, और आप इंजॉय कर सकते हो। अब हम जो पढ़ेंगे पूरा का पूरा प्रोसेस, जितने भी मेटलर्जी में जो प्रोसेस थे वो सारे के सारे प्रोसेस को हमने 1 बाई 1 कंप्लीट कर लिया है। अब हम जितने भी थे वो टेबल आप देख सकते हो, फ्लो चार्ट को देख सकते हो। पहले ओर था, फिर यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड ओर आया, फिर यहाँ पे जब आपने अप्लाई करा यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन तो कॉन्सेंट्रेटेड ओर मिला, फिर यहाँ पे ऑक्साइड बनाया मेटल का, फिर रिडक्शन किया, है ना। फिर रिडक्शन करने के बाद आपने रिफाइनिंग किया, और फाइनली रिफाइनिंग करने के बाद आपको प्योर मेटल मिल गया है। सो इतने देर से हम मेटलर्जी कर रहे थे। इट इज़ द प्रोसेस इन विच वी एक्सट्रैक्ट द प्योर मेटल फ्रॉम दियर ओर। सो ओर से आपको प्योर मेटल मिल चुका है। सो दिस इज ऑल अबाउट मेटलर्जी। अब हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल मेटलर्जी करेंगे। एक लेक्चर और लूंगा, लास्ट लेक्चर है ना, इंडिविजुअल मेटलर्जी बताऊंगा कि आयरन कैसे एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, कॉपर कैसे किया जा सकता है, जिंक कैसे किया जा सकता है, गोल्ड कैसे किया जा सकता है, फ्लो चार्ट बताऊंगा कि कैसे कैसे आप कर सकते हो। तो इस लेक्चर में इतने ही रखते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।